तो ये जो क्वेश्चन था वो यूपीएससी पूछ चुका है ना। इसके अलावा आप बताएं, जो भोजपुर है किसने बसाया है? राजा भोज ने, है ना। इसके अलावा वहाँ पर एक तालाब भी बनाया है, बड़ा तालाब या फिर भोज ताल आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कब तक शासन किया था उन्होंने? बिल्कुल। कहाँ से कहाँ तक शासन था इनके शासन काल में? इन्होंने जो अपने साम्राज्य का जो क्षेत्रफल है, या फिर कह लीजिए कि इनका जो राज्य क्षेत्र था वो कितना बड़ा था, कहाँ से कहाँ तक था, किस नदी से किस नदी तक था? शुरू में तो देखो, जो मालवा है, जो परमार वंश है, वो कहाँ से कहाँ तक था? पहले तो साबरमती से नर्मदा तक था, लेकिन इनके शासन काल में नर्मदा से भी नीचे क्या करते हैं, ये गोदावरी नदी तक जो है अपना प्रशासन है या फिर शासन है वो करते हैं, है ना। इनके टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा ये बढ़ा लेते हैं, लेकिन बाद में जो बाहरी शक्तियाँ होती है, या फिर बाहरी मत कहिए, क्योंकि इनके आसपास की जो शक्तियाँ होती है वही क्या करती है, इसको डिफीट कर देती है, पराजित कर देती है। किसको? राजा भोज को, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, आगे का जो है हम कलचुरी वंश जो है पढ़ने वाले हैं। हाँ बताइए। इसमें जो है मुझे तो देखो, जो प्रतिहार है उसी का मिला है, लेकिन कल इधर से किसी ने बताया था। तो आपने काय में पढ़ा है? कौन सी वाली में? इसका आप एक बार देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि मैंने जहाँ से पढ़ा है मुझे प्रतिहार ही मिला है ना। आपको भी प्रतिहार ही मिला है, ये अच्छी बात है ना। तो अब आपके वोट हैं वो थोड़े कम है ना। तो आप एक बार और चेक कर ले अन्य स्रोतों से, है ना। जरूरी नहीं है एक बुक से ही हम चेक करके बैठ जाएं, उसको कहीं और भी चेक कर लीजिएगा आप, है ना। मुझे मिलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा आपको, ना, ठीक है। बता रहे हैं ना, एक बार और चेक कर लेंगे ना, अभी कुछ नहीं मानेंगे ना। आप तो अभी ये मानकर चलिए वो तो सामंत थे बस, अब वो किसके थे ये मत मानिए ना, जब मिलेगा तो मान लेंगे ना। हाँ, यूपीएससी में वो पूछेगा नहीं कि वो किसके ही सामंत है ना, वो ऐसे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछता यूपीएससी। उसको भी पता है कि ये क्वेश्चन विवादित है कि किसके सामंत थे, है ना। राष्ट्रकूट को कहते हैं कि प्रतिहारों के थे, ठीक है। बस हमें पता होना चाहिए ना। आज जो बात करने वाले हैं हम कलचुरियों के बारे में। अगर हम बात करें कलचुरियों की, पहले थोड़ा मैप से समझ लीजिए। नाम में थोड़े शॉर्ट लिखूंगा, है ना, क्योंकि मैं सारी चीज़ें वो आपको पहले ही बता चुका हूँ, कौन सा वंश कहाँ था। बहुत सारे मैप हमने पढ़ लिए, है ना। तो देखिए, थोड़ा आपका जो है मध्य प्रदेश में बना देता हूँ। ये आपका जो है इधर वाला मालवा वाला रीजन है ना, समझते चलिएगा। ये आपका थोड़ा बुंदेलखंड वाला है, और ये जो है आपका महाकौशल वाला एरिया है। तो ये जो महाकौशल वाला एरिया है वहीं पर थे आपके कलचुरी, लेकिन ये भी बाद में क्या करते हैं, ऊपर जो बुंदेलखंड वाला रीजन होता है वहाँ तक भी ये प्रशासन करते हैं बाद में। इसके अलावा जो आपका लखनऊ है, लखनऊ में एक, लखनऊ के ऊपर ही देखना आपको एक नदी मिलेगी, रिवर मिलेगी गोमती नाम से। तो जो गोमती नदी है उससे लेकर जो नर्मदा नदी है वहाँ तक का जो एरिया था वो कलचुरियों ने क्या कर लिया था, अपने अधीन कर लिया था। समझ पाए? यानी कि जो अगर हम बात करें तो यहाँ आपका क्या है, लखनऊ मान लीजिए ना। लखनऊ में नदी कौन सी है? गोमती। तो गोमती नदी से लेकर जो आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी तक, है ना।
तो नर्मदा नदी तक क्या थी इनकी जो सीमा है इन्होंने बढ़ा ली थी। बाकी जो है युद्ध इनके संघर्ष जो है और से भी चलते रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें नीचे राष्ट्रकूट थे, क्योंकि इसके समकालीन की अगर हम बात करें तो समकालीन जो वंश हमने पढ़े थे, जितने अभी हम पढ़ चुके हैं, वो सारे वंश जो है इनके पैरेलल चलते हैं, है ना। क्योंकि अगर हम गुजरात की बात करें तो यहाँ सोलंकी जो था उस समय, देखो गुर्जर वाला जो है ना पूरा एरिया, इसमें गुर्जर या प्रतिहार इसको बोल लीजिए। और इनमें भी जो अलग अलग जो वंश हैं, जैसे यहाँ पर गुजरात में सोलंकी वंश था उस समय, मालवा में जो है परमार वंश था उस समय। अगर हम दक्षिण की बात करें तो यहाँ राष्ट्रकूट था उस समय। इसके अलावा हाँ, दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हमने जब बुंदेलखंड की बात करी थी तो बुंदेलखंड में कौन सा था, चंदेल। यह आपका जो महाकौशल वाला है वो कलचुरी है। और क्योंकि मालवा, कलचुरी और बुंदेलखंड वाला जो है चंदेल, ये तीनों ही क्या थे, मध्य प्रदेश में उस समय के राजवंश थे। ये तो कुछ तीन तो मध्य प्रदेश में ही थे केवल उस समय, जो आज का मध्य प्रदेश है इसकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो अगर हम बात करें इनके जो आसपास के जो हैं, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर जो है राष्ट्रकूट थे, इधर प्रतिहार थे, और जो अपना ये उत्तर प्रदेश वाला रीजन है इधर भी, जैसे अगर हम बात करें उस समय, क्योंकि यहाँ पर जो हमने पढ़ा था बंगाल में तो पाल वंश ही था। क्योंकि ये बात हम कब की कर रहे हैं, लगभग 6वीं शताब्दी के बाद की बात कर रहे हैं, है ना। ये स्थिति जो है 6वीं या 7वीं शताब्दी से ही क्या है, कलचुरी जो है शासन करते हैं। लेकिन उस समय शासन कहाँ कर रहे होते हैं, ये केवल जो आपका मध्य प्रदेश का महेश्वर वाला एरिया है ना, जिसको उस समय माहिष्मती नाम से जाना जाता था। तो माहिष्मती में क्या थी, इनका पहली जो शाखा थी वो महिष्मती थी। सेकेंडरी जो शाखा है ये महिष्मती को छोड़कर जब इनका तो धीरे धीरे जो है उससे निकल कर ये आते हैं, तो ये महाकौशल वाले रीजन में क्या होते हैं, आकर बस जाते हैं। और महाकौशल के बाद में भी क्या करते हैं, एक जो शाखा होती है इनकी बस्तर या बिलासपुर जो इलाका है उधर चली जाती है, और एक जो शाखा होती है इनकी छत्तीसगढ़ में चली जाती है, रायपुर में, है ना। तो इस तरह से मतलब इनकी जो है 4 शाखाएं उस समय होती है इनकी कलचुरियों की। लेकिन ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो जो फेमस जो शाखा रहती है वो आपके यहाँ जबलपुर वाली थी, जो त्रिपुरी नाम से इसको जाना जाता था ना। क्योंकि त्रिपुरी क्या है, इसको ये राजधानी भी बनाते हैं, और राजधानी बनाने के अलावा अगर इसकी हम बात करें त्रिपुरी की, तो ये लगभग जबलपुर से जो 7 किलोमीटर ही कोई देवर नाम से जगह है ना। हम बात करें किसकी, राजाओं की, है ना। ये तो देखो हमने क्या देख लिया, इनकी लोकेशन देख ली कि इनके भाई जो समकालीन जो वंश थे वो कौन कौन से वंश उस समय शासन कर रहे थे। क्योंकि अब इनसे क्या है, इनके संघर्ष भी चलते हैं भाई, इनका पतन भी होगा। क्योंकि देखो किसी भी चीज को हम जब पढ़ते हैं तो एक तो एरिया ये होता है कि उसका क्या होता है, धीरे धीरे वो शिखर की ओर बढ़ती है, ठीक है, शिखर की ओर बढ़ने। क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, वो स्टेब्लिश हो रही है उस समय, है ना। तो यहाँ स्टेब्लिश कब होता है, ये 5वीं 6वीं शताब्दी है, उसमें ये स्टेब्लिश होता है कौन सा, कलचुरी वंश, ठीक है।
बाद में ये जाकर क्या है, जैसे चंदेलों के टाइम पे क्या है, ये बहुत ज़्यादा चंदेलों से क्या है, इनके संबंध जो है वैवाहिक संबंध भी बनते हैं, मैट्रिमोनियल जो रिलेशन इनके बनते हैं उस समय। इसके अलावा चंदेल वंश की जो कुछ राजकुमारी होती है तो उनसे ये विवाह कर लेते हैं। कौन? कलचुरी। क्योंकि कलचुरी जो है पहले क्या है, इनकी स्थिति जो सामाजिक स्थिति होती है वो उतने लायक नहीं होते हैं चंदेलों के बराबर, लेकिन जब चंदेलों से इनके विवाह हो जाते हैं, जब संबंध हो जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, स्थिति इक्वल हो जाती है ना, सामाजिक स्थिति वो बराबर हो जाती है। अब जब जैसे सामाजिक स्थिति इनको बराबर मिलती है तो ये क्या है, उनका भी इनको सपोर्ट मिलता है, तो फिर ये क्या करते हैं, अपने शाखा क्षेत्र को क्या है धीरे धीरे बढ़ा लेते हैं, है ना। तो तभी जाकर ये क्या है, बुंदेलखंड वाले जो क्षेत्र हैं उधर वहां तक भी चले जाते हैं, लेकिन बाद में क्या है, इनका डिक्लाइन भी लगभग जो है 13वीं शताब्दी तक आते आते इनका डिक्लाइन हो जाता है, किनका? कलचुरियों का। क्योंकि 13वीं शताब्दी के बाद में जो कारण है वो कारण इनके पता नहीं चलते हैं कि भाई किस कारण इनका जो है पतन होता है ना, अज्ञात है कारण तो, है ना, भाई पतन कैसे होता है। लेकिन वही अगर हम एक तरह से बोल दें तो बाहरी जो आपस की जो आसपास की शक्तियां थी वही कहीं ना कहीं इनको युद्ध में डिफीट कर देती है। अब यहाँ पर कुछ साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि इनके जो सिक्के हैं वो सिक्के मिलते हैं किनके? कलचुरियों के। इनके समय भी सोने, चांदी और तांबा यानी कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, तीनों ही उसमें जो है इन्होंने सिक्के डाले थे। और जो सबसे ज़्यादा सिक्के मिले हैं कहाँ कहाँ से मिले हैं? एक तो आपका जो बेसनगर है विदिशा, वर्तमान विदिशा है, उस समय इसको बेसनगर बोला जाता था। एक तो बेसनगर से मिले हैं और एक जबलपुर में ही जगह है पाटन, है कुछ कहीं? हाँ, तो यहीं से क्या है, इनके कुछ कलचुरियों के क्या है सिक्के मिलते हैं, है ना। तो ये एक अवशेष के रूप में जो है हमें देखने को मिलते हैं। और सिक्के को ही क्या है, फिर जो आपके दुर्गावती संग्रहालय हो, है ना, तो ऐसे सिक्कों में क्या करते हैं, ऐसे संग्रहालयों में उनके जो अवशेष होते हैं, सिक्के वगैरह जो भी हैं, उनको लाकर रख देते हैं, है ना, ताकि आने वाले जो पीढ़ियां हैं वो उनके बारे में जान पाए कि पहले के राजा जो हैं ऐसे सिक्के भी चलाते थे, जो सोने के आभूषणों के भी अलावा सिक्के भी उनकी जो है मुद्राओं में चलते थे, है ना। तो ये तो क्या है, इनके कुछ जो है साक्ष्य भाई हमें कहाँ से मिलते हैं, उनके बारे में मिल गया कि भाई उन्होंने वाकई में क्या है मध्य प्रदेश में शासन किया है। अब उससे कैसे पता लगता है, क्योंकि उनके सिक्के हमें उस समय के मिले हैं। अब मध्य प्रदेश के अलावा भी कहाँ कहाँ इनका शासन होता है? एमपी तो होता ही है, एमपी के अलावा जो लखनऊ मैंने अभी आपको बताया तो वो यूपी भी आ जाएगा, आपका जो है महाराष्ट्र वाला भी आ जाता है ना, क्योंकि ये महाराष्ट्र की ओर भी बढ़ते हैं, और आपका जो आज का छत्तीसगढ़ है वो भी इसमें आ जाएगा। तो लगभग जो है इनका बहुत मतलब उस समय जो है क्षेत्रफल जो है 4 राज्यों में अभी के जो है इतना बड़ा जो है इनका क्षेत्रफल हुआ करता था, किनका? कलचुरियों का, है ना। अब इनके राजाओं की हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें पहली बार यानी कि 5वीं 6वीं शताब्दी के ना, फिफ्थ या सिक्स जो सेंचुरी है उसकी अगर हम बात करें तो इस समय क्या होता है, इनको इस्टेब्लिश हो जाती है कलचुरियों की जो शाखा है। सेंचुरी में इस्टेब्लिश करते हैं अपनी शाखा को, कहाँ कहाँ ले जाते हैं। एक तो आपका महिष्मती वाला, इसको आज जो है महेश्वर के नाम से भी जानते हैं। महिष्मती के बाद में जो सेकंड शाखा होती है वो त्रिपुरी, रत्नापुरा।
ये आपका जो है बिलासपुर वाला जो है क्षेत्र है, रतनपुर है ना, नहीं रतनपुरी है ना, देख लीजिएगा आप। और अच्छा देख कर आए हो, चलिए अच्छी बात है ना। तो यहाँ जो है 4 जो जगह है, यहाँ यहाँ इनकी शाखा है, लेकिन जो मुख्यतः है वो कौन सी है, त्रिपुरियों की है ना। आज भी आप देखो तो जबलपुर में काफ़ी जो जैसे त्रिपुरी रेजिडेंस है बनी हुई है, अगर सर्किट हाउस के पीछे ही है ना, किसी ने अगर देखी हो तो, हाँ तो यही वही त्रिपुरी है ना, काफ़ी जो है धन वाले थे है ना। तो 5वीं 6वीं शताब्दी में क्या होते हैं, ये मालवा वाले क्षेत्र में क्या कर रहे होते हैं, शासन कर रहे होते हैं ना। तो इस समय के जो राजा थे, सबसे पहले जो कृष्ण राज होते हैं, जो कृष्ण राज होते हैं वो केवल उनके टाइम पे क्या होता है, इनको जो कल्चुरी वाली जो शाखा थी उसको इस्टेब्लिश करने में जो श्रेय जाता है, किसका जाता है, कृष्ण राज का ही जाता है ना। लगभग जो है 575 के समथिंग ये होते हैं, 550 से 75 के समथिंग। फिर इनके बाद में आते हैं वामराज। मेन फाउंडर तो नहीं कहेंगे, लेकिन इनके समय स्थापना हो जाती है। जैसे हमने गुप्तों को पढ़ा था, तो गुप्तों में हमने श्रीगुप्त को पढ़ा था है ना, लेकिन वो क्या है, सामंत रहते हैं और दूसरों के अधीन रहते हैं, शासन करते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो इस तरह ये भी स्वतंत्र नहीं थे, ये भी क्या थे, दूसरे के अधीन ही काम कर रहे थे है ना। लेकिन इनके बाद में जैसे वामराज आते हैं, और अगर त्रिपुरी की अगर हम बात करें, जो त्रिपुरी वाली शाखा थी, तो उसमें एक आते हैं कोंकल। जब हम त्रिपुरी को बात अलग से पढ़ेंगे अभी, तो उसमें तो है कोंकल प्रथम को बताते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पूरे कलचुरियों की है ना। तो पूरे कलचुरी की बात कर रहे हैं, तो इनकी जो पहली शाखा थी उसको इस्टेब्लिश जब किया जाता है, तो उस समय जो व्यक्ति होते हैं वो कौन होते हैं, कृष्ण राज होते हैं है ना। 5वीं 6वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं अभी हम है ना। उसके बाद में आते हैं वामराज, ठीक है, और वामराज के बाद में भी आते हैं उदयराज। ये जो है कुछ मेन जो प्रमुख जो राजा हैं उस समय के होते हैं। लेकिन जब ये वहाँ से जब निकल कर आते हैं मंसूर नहीं, महिष्मती वाले इलाके से, तो ये वापस कहाँ आते हैं, त्रिपुरी वाले में, क्योंकि त्रिपुरी के बाद में ये फिर ऊपर जाते हैं बुंदेलखंड की तरफ, ठीक है। पहले इधर आते हैं, फिर बुंदेलखंड की तरफ जाते हैं। तो वहाँ पर जो चंदेल हैं, चंदेलों से इनके रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, लेकिन बाद में जब रिलेशन अच्छे हो जाते हैं तो कुछ राजा ऐसे आते हैं जो उन पर डायरेक्ट विद्रोह भी कर देते हैं, और चंदेलों को वाले को जो एरिया होता है उसको भी अपने अधीन कर लेते हैं। तभी ये जाकर उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ है वहाँ तक ये अपना जो शासन है, जिसमें आप गंगदेव को प्रमुख पढ़ोगे इसमें, तो गंगदेव जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शासन की जो सत्ता है उसको बढ़ा लेते हैं है ना। कुछ राजा अच्छे होते हैं, कुछ राजा थोड़े अलग टाइप के होते हैं, तो वो क्या है, उनको थोड़ी प्रशासन करने की जो भूख है या ललक है ना शासन की, तो वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो वो अपने क्षेत्र को क्या करते हैं, और बढ़ाना सही समझते हैं है ना। तो रिश्तेदारी को भी वो फिर नहीं देखने लगते है ना। फाउंडर जो है, देखो पूरे कलचुरी वंश की बात करें तो शुरुआत यहाँ से होती है। कृष्ण राज जो है पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होते हैं, लेकिन स्वतंत्र जो पहले शासक होते हैं वो कौन होते हैं, वामराज होते हैं। इनके बाद में भी उदयराज आते हैं, ये भी शासन करते हैं। लेकिन बाद में जो अगर हम बात करें त्रिपुरी वाली शाखा की, ज़्यादातर जो है आपको इसी के बारे में मिलेगा, त्रिपुरी वाले के बारे में है ना, जो कि महाकौशल वाले उसमें रीजन में इसने शासन किया है। और कोकल जो प्रथम होते हैं, कोकल प्रथम को ही क्या माना जाता है, इसका फाउंडर माना जाता है ना, त्रिपुरी वाली शाखा का। अब देखिए जो कोकल प्रथम है, कोकल प्रथम के समय भी क्या करते हैं, ये जो आपका महाराष्ट्र वाला रीजन होता है उधर भी ये बढ़ते हैं है ना। इसके अलावा इनके यहाँ पर कुछ राजाओं से क्या करते हैं, ये अच्छे संबंध बनाते हैं। और अच्छे संबंध इसलिए बनाते हैं ताकि दूसरी शक्तियों को आसानी से हराया जा सके है ना। क्योंकि कोकल प्रथम के समय एक और बात थी, यहाँ ये जो धर्म को मानते थे, शिव धर्म को मानते थे। अब शिव धर्म को मानने वाले जो राजा थे उस समय काफ़ी थे,
तो ये क्या करते हैं, उनसे संबंध जो है अपने अच्छे बनाते हैं, क्योंकि धार्मिक जो नीति है उसको प्रत्येक राजा इसलिए अपनाता है क्योंकि जिस धर्म का व्यक्ति होगा वो उसकी धर्म की जो बातें हैं फिर उसको अच्छे से वो मानने लगता है। इसी के लिए यहाँ पर जो है शिव मंदिरों का भी समय निर्माण होता है, और जो शिव का जो सवारी होती है नंदी, उस नंदी को क्या करते हैं, ये एक राजकीय चिन्ह के रूप में बना देते हैं कि भाई जो हमारा राजकीय चिन्ह है वो नंदी का है ना। तो दोनों चीजें लिख लीजिए। कुछ शिव मंदिर भी इनके समय बनते हैं। जिसमें आपका जो अभी तो वर्तमान में तो छत्तीसगढ़ वाले रीजन में आ गए कुछ मंदिर बनते हैं इस टाइम के ना। और जो राजकीय चिन्ह है उसके रूप में किसको अपना लेते हैं, ये नंदी को ना। रिवर वाला नहीं है ना, जो गाय का बछड़ा होता है उसी को बोलते हैं नंदी, है ना। तो ये नंदी की सवारी करते थे शिव जी, है ना, धार्मिक मान्यता है ना। तो इसलिए जो है ये क्या करते हैं, किसको अपना लेते हैं, राज के चिन्ह के रूप में नंदी को, है ना। अब ये कुछ संबंध जो बनाते हैं अलग अलग राजाओं से, जैसे मैंने आपको मालवा का पढ़ाया था भोज, है ना, जो भोज राजा भोज होते हैं उनसे भी क्या करते हैं, ये मित्रता करते हैं। इसके अलावा जो जय सिंह है उससे भी मित्रता करते हैं। और क्या, नहीं सवाई जय सिंह नहीं होते, अलग है ना। तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि इस समय जो है राष्ट्रकूट के जो राजा होते हैं उनको ये हराने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो चालुक्य होते हैं और सोलंकी होते हैं गुजरात में, तो उनसे भी ये क्या करते हैं, मैत्रीपूर्ण जो संबंध है वो बनाते हैं, है ना। तो जब इनके संबंध बन जाते हैं तो ये दूसरी शक्तियों को पे क्या है जो प्रभावी हो जाते हैं और अपने जो प्रशासन को या क्षेत्र को जो है और बढ़ाते हैं। इसके बाद में इसी में एक और राजा आता है गंगदेव, है ना। राजा वैसे बहुत सारे हुए हैं लेकिन प्रमुख प्रमुख ही हम पढ़ रहे हैं। जो गंगदेव हैं, गंगदेव के समय भी क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा ये गंगदेव भी आते हैं, तो ये भी इसी नीति को अपनाते हैं। कुछ राजाओं से मैत्रीपूर्ण संबंध बना लेते हैं, क्योंकि राजा पहले जो भोज वगैरह होते हैं उनके साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं, लेकिन अब ये नहीं सोचते हैं कि भाई हम राजा भोज जैसे राजाओं को भी हरा दें ताकि हम मालवा पर भी हमारे अधिकार हो जाए, है ना। तो जो पहले इनके संबंध बने थे अच्छे उनको ये खराब कर देते हैं और उनको भी ये क्या करते हैं, हरा देते हैं, है ना। तो इनकी जो शक्ति है, जो गंगदेव होते हैं, इनकी और भी ज़्यादा शक्ति को ये बढ़ा लेते हैं गंगदेव, है ना। गंगदेव के बाद में भी जैसे कर्ण वगैरह जो हैं, ऐसे छोटे छोटे जो शक्तिशाली, जो छोटे भी मत कहिए क्योंकि वो भी शक्तिशाली रहते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या है उनका पतन होना जो है स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि साम्राज्य क्या है बहुत बड़ा हो जाता है और वो कहीं ना कहीं उसको ज़्यादातर संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि उस समय क्या है बाहरी आक्रमण बढ़ रहे थे और लगभग 13वीं शताब्दी में आते आते जो है उसको दिल्ली जो सल्तनत है वो बढ़ जाती है और उन्हीं में फिर ये मिल जाते हैं, है ना। क्योंकि उस समय दक्षिण अभियान के लिए भी निकले होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, दक्षिण का नहीं, दक्षिण के लिए तो नहीं, है ना। उस समय तो उत्तर भारत में ही रहते हैं क्योंकि ये उत्तर वाले में ही पड़ते हैं, है ना। तो इस सारे जो राज्य हैं उनको विजित कर लिया जाता है ना। थोड़ा पीडीएफ से समझ लीजिए। ये आपकी उस समय की जो है स्थिति है कि भाई कौन कौन से जो राज्य हैं वो शासन कर रहे थे ना। जैसा कि आप भारतीय भूगोल पढ़ रहे हो तो आधे राज्य तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, है ना। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। थोड़ा ध्यान से समझना इसको क्योंकि काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए चीज़ों को समझने के लिए। अगर मैं बात करूं दिल्ली की तो दिल्ली में क्या था, तोमर थे। अगर मैं बात करूं गुजरात की, है ना, गुर्जर प्रतिहार तो थे ही,
इनके अलावा सोलंकी जो वंश था वो भी यहाँ था ना, इस वाले जो रीजन में है। और सोलंकी कौन थे? सोलंकी और चालुक्य भी उनको बोलते हैं ना। राजपूत तो सारे ही है ना, राजपूत के भरोसे मत रहिए, क्योंकि राजपूत ये सारे ही थे, है ना, राजवंशी हम पढ़ रहे हैं, है ना। अगर हम मालवा की बात करें तो मालवा में कौन सा था उस समय? परमार वंश था। यहाँ अगर बुंदेलखंड की बात करें तो चंदेल, और इधर हम बात करें तो चौहान कहाँ थे? ये राजस्थान वाला इलाका है, उसकी हम बात कर रहे हैं, चौहान यहाँ होते हैं, है ना। और तोमर जो है वो दिल्ली में, और यहाँ पर गहेड़वाल, गहेड़वाल जो थे वो कौन से वाले रीजन में थे? आपके कन्नौज वाला इलाका जो है उस वाले में, है ना। जो आपका पल्लास थे, पल्लास जो है बंगाल वाले रीजन में थे उस समय। और यहाँ पर ईस्ट गंगा, है ना, गंग वंश जो है, गंग वंशों की भी दो शाखाएं होती हैं, पूर्वी और पश्चिमी शाखा। तो ये कौन सी वाली है? ईस्ट जो है, क्या बोलेंगे ईस्ट को? पूर्वी, है ना। इसके अलावा जो है यहाँ पर आपके कौन से हैं? चालुक्य, है ना। पुलकेशन द्वितीय कौन से थे? चालुक्य ही थे, है ना। और इधर जो है काकतीय जो हैं ये भी थे, आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन था उसके अंतर्गत ये शासन कर रहे होते हैं उस समय, ना। तो ये जो है उस समय की क्या है स्थिति आती है ना। होयसल भी आएंगे, चोलास भी आएंगे, है ना, पांडे। इनको जब हम संगम एज पढ़ेंगे तो उसमें सारे को अच्छे से पढ़ेंगे ना। चलिए आगे की बात करें। अब हम बात कर लेते हैं पूर्वी गंग जो थे, अभी जो हमने देखे हैं पूर्वी वाली जो शाखा थी उसकी, है ना। तो यहाँ पर जो है अनंत वर्मा होते हैं, और अनंत वर्मा भी क्या करते हैं, अपनी जो शासन में जो कला थी उसको बहुत बढ़ावा देते हैं। धर्म कला, और धर्म कला के जो हैं ये प्रोटेक्टर होते हैं। कौन? अनंत वर्मा, है ना। इसके फाउंडर होते हैं किसके? जो आपकी जो पूर्वी शाखा थी, और पूर्वी शाखा में जो गंग वंश थे उनका सबसे प्रतापी शासक होता है अनंत वर्मा, ना। 976 से लेकर 1048 तक ये शासन करते हैं, ना। और इन्हीं के टाइम पे जो आपका जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है इसी समय होता है। अब उड़ीसा वाला, है ना, पुरी वाला मंदिर, है ना। अब यहाँ पर आ रहा है जगन्नाथ, अर्थ बता सकते हैं? हाँ, क्या हुआ? 3 शब्द आ रहे हैं उसमें, जगन्नाथ, हाँ, देखो भाई, जगन या जगत जो भी आप बोलो, जगत नाथ यानी मास्टर, है ना, यानी जगत का जो मास्टर होता है, और वो कौन है? शिव, शिव को माना गया है यहाँ पर, है ना, क्योंकि वो मंदिर है वहां पर शिव की मूर्ति को जो है जाकर और सर्च करिएगा ना। जगन्नाथ पुरी में, चलिए तो इसको मैं सर्च कर लूंगा, और है ना, हो सकता है आप जो बता रहे हैं वो ठीक है। ये बताएं, अगर आप कहीं भी जाए घूमने तो उसको ध्यान से क्यों नहीं देखते? मूर्ति 1 थी या 2 थी या 3 थी? अच्छा, हर 12 साल में चेंज होती है।
चलिए इसको आप बाद में मुझे बताना ना, क्लास के बाद में ना। चलिए ना, तो जगत के जो मास्टर हैं उनकी वहाँ मूर्ति विराजमान है ना। अब देखो इसको आप यूं भी देख सकते हो, जैसे 3 देवताओं के बारे में हम अक्सर पढ़ते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उनके अलग अलग जो काम है उनको डिवाइड कर रखा है ना। जो सबसे बड़े बड़े जो देवता है शिव, उनको क्या बोलते हैं, क्या? थोड़ा हिंदी में बताया यार, सभी चीजें इंग्लिश में मत बताया करो है ना, कुछ सोचा करो। क्यों हिंदी वाले कुछ नहीं जानते क्या? बताइए तो फिर। सृष्टि जो चल रही है उसको भी कोई उसका पालन करता भी है, कोई निर्देश देने वाला भी है। निर्देश वाले या फिर डायरेक्शन देने वाले वो कौन है? शिव जी है। और पालन करने वाले हैं वो हैं विष्णु जी। डायरेक्शन जो देते हैं वो शिव जी देते हैं, फिर उसका पालन किसको करता है? विष्णु जी। इसलिए वो पालनकर्ता के बारे में ही है वो मास्टर जो यूज किया गया है ना। कभी कभी तो इतिहास अटपटा लगने लगता है ना। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो है जगन्नाथपुरी का जो एक तो मंदिर है, एक और है यहाँ पर सूर्य मंदिर बनता है कोणार्क वाला, वो भी फेमस है ना। इसको जो बनाते हैं वो नरसिंह वर्मन बनाते हैं, लगभग 13वीं शताब्दी में इसको बनवाते हैं। ठीक है, 13वीं शताब्दी के अंतर्गत जो है इस मंदिर का निर्माण होता है कोणार्क में सूर्य मंदिर का। इसके अलावा मैंने एक और सूर्य मंदिर आपको बताया था, ऊपर वाला, जम्मू कश्मीर वाला, किसके द्वारा बनाया गया था? संस्कृति याद आ रहा है? जब हमने कश्मीर वंश पढ़ा था, ललितादित्य है ना, मैंने आपको नाम भी बताया था कि अगर याद ना रहे तो उसको किसी लड़की के नाम से याद कर लेना, और वो सेकंड है ना। तो ललितादित्य जो है उसको मतलब निर्माण करवाते हैं उस मंदिर का, है ना। कहाँ है? कश्मीर घाटी में वो, है ना। तो 4 ही जो है सूर्य मंदिर हैं। एक तो जो है ये फेमस जो है वो 4 ही है ना, बाकी सूर्य मंदिर तो और भी है, लेकिन जो अधिकतर जो प्रचलित हैं वो ये 4 ही है। तो इसका निर्माण कौन करवाते हैं? 13वीं शताब्दी में नरसिंह जो है बनवाते हैं। ज़्यादातर जो है इनके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन कभी मंदिरों के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो ये हमें याद रखना है ना। इसके अलावा जो इनकी राजधानी होती है वो कलिंग नगर ही होती है, और वर्तमान में जो कलिंग नगर है वो आपका जो उड़ीसा के नीचे जो है आंध्र प्रदेश वाले में आने लगा है ना। तो उसमें एक जिले का भी नाम है काकुलम, है ना, उसी के अंदर आता है। हाँ, श्री काकुलम बोल रहा हूँ ना, ये देखो श्री काकुलम, है ना। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बाकी वही है सेम। ये वाला जो है आपका ये जगन्नाथपुरी वाला ही मंदिर है ना, यही देख कर आए हो ना? कोई अलग तो नहीं दिखाता हूँ ना मैं? हाँ, चलिए टाइम मिलेगा तो जरूर केडर में इधर ही वाले जो है राज्यों में कहीं ना कहीं पोस्ट आपकी हो जाए तो जरूर जाइएगा ना। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? काकतीय की, है ना। जो काकतीय वंश है, काकतीय वंश जो है वो भी आपका जो है जो ये पूर्वी गंग वंश था उसी के नीचे जो है इनका शासन होता है। किनका? काकतीय का ना। अलग अलग डायनेस्टियां हैं, डायनेस्टियां याद रखना, 2 हो गई, ये कंप्लीट 3 है, क्योंकि छोटे छोटे वंश है और ज़्यादातर इनके बारे में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि उस समय जो है अलग अलग जो वंश है वो कौन कौन से थे, है ना, ताकि आप नाम भी याद रख लोगे तो भी दिमाग में रहेगा बना ना। तो ये कांचीपुरम श्रीशैलम जो है ये उस समय की इनकी राजधानी हुआ करती थी उस समय। तो ये भी क्या थे?
पहले सामंती थे, है ना, किनके, चालुक्यों के, है ना, डिस्कस नहीं किया करें, है ना। तो उस समय जो है कल्याणी के जो चालुक्य, क्योंकि मैं चालुक्यों की 4 शाखा आपको बताई थी, कौन कौन सी, वातापी, है ना, यानी कि इनकी क्या होती है, बाद में जाकर अलग अलग जगह पर जाकर ये रहने लग जाते हैं, तो वहीं पर क्या करते हैं, शासन करते हैं। स्टार्ट जो होता है वो वातापी जो क्षेत्र होता है वहीं से इनको शुरुआत होती है चालुक्यों की, लेकिन बाद में जाकर ये अलग अलग रीजन में जाकर शासन करते हैं, है ना। तो वातापी के, बेगी के और कल्याणी के चालुक्य होते हैं ना। जय कल्याणी कौन है, किसने पूछा, जाकर सर्च कर दो ना। तो जो वारंगल है तेलंगाना वाला रीजन, तो उसको क्या करते हैं ये काकतीय जो है अपनी कैपिटल बनाते हैं, है ना। प्रथम काकतीय जो वंश है रुद्र प्रथम, ये इनके जो है सबसे योग्य प्रतापी शासक होते हैं, साहसी भी होते हैं, और इनके टाइम पर ही जो ज़्यादातर जो सीमा है उसका विकास होता है। हाँ, इस समय के 2 बंदरगाह है ना, इनको कभी कभी पूछ लिया जाए कि भाई उस समय जो है बंदरगाह के लिए जो कौन कौन से प्रमुख हैं, तो यहाँ पर एक तो आंध्र प्रदेश का है मोटूपल्ली, है ना, कौन सा, मोटू पतलू नहीं है, मोटूपल्ली है ना। इसके जो इसी से क्या होता था, जो भी इस समय जो निर्यात करते थे या आयात करते थे, तो क्योंकि समुद्री मार्ग से क्या होता है, व्यापार सस्ता होता है, तो व्यापार जो है ज़्यादातर जो होता था यही बंदरगाह जो है मोटू पल्ली, इसी का जो ज़्यादा है वो यूज़ करते थे, है ना। क्योंकि दक्षिण का जब आप संगम वंश पढ़ोगे ना, संगम वंश इतना इंटरेस्टेड है उसमें, जो नाम है आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे, हंसी आएगी बहुत ज़्यादा ना। देखिए यहाँ आपका होयसल वंश है, और जो होयसल हैं जैसे इधर आपके काकतीय थे उसी टाइप से जो इधर वाले हिस्से में थे वो कौन से थे, होयसल। देख पा रहे हैं आप, है ना, ये वाला जो रीजन था लगभग इतने वाले रीजन पे इन्होंने अपना शासन किया था। काकतीय जो इस समय के जो ये दक्षिण वाले हैं इनके मध्य भी संघर्ष चलते रहते हैं, है ना। कोई राष्ट्रकूट के मध्य युद्ध हो रहा है, क्योंकि इनमें भी अब युद्ध इसलिए होने लग गए थे कि वो उत्तर वाले जो भारत के जो राजा थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने संगठन बना लिए थे, संघ बना लिए थे। इसी तरह से इन्होंने भी कुछ अलायंस बनाना स्टार्ट किए ताकि हम दूसरे राजाओं को डिफीट कर सकें, और सभी राजाओं के मध्य जो है अपने अपने हितों को लेकर टकरार होने लगी कि भाई मेरा क्षेत्र जो है वो बड़ा होना चाहिए, मेरी सेना भी अच्छी होनी चाहिए, तभी जाकर क्षेत्र बड़ा होगा तो टैक्स भी अच्छा मिलेगा और मैं अपने राज्य की जो स्थिति है उसको सुधार पाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो संघर्ष है वो बहुत ज़्यादा लंबे चलते हैं, तो फिर ये इनका ज़्यादा जो है लंबे समय तक ये शासन ही नहीं कर पाते हैं, जिन इनका जो ज़्यादातर विकास ही नहीं हो पाता है उस समय। क्या, किनकी, होयसलों की, जो आपका देवगिरी है ना, ये विजयनगर जो है, दोनों ही थी, बेल्लोर और विजयनगर जो है कैपिटल बनाते हैं। नहीं, एम्पायर तो वही है जो अपने विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे या बहमनी जो साम्राज्य, जब ये दक्षिण वाले ही है ना, इनमें जो शासन करने के जो टाइम पीरियड हैं वो अलग अलग हो जाते हैं कि अलग टाइम पे अलग अलग व्यक्ति कर रहा है। अभी जो है इन पर यादव वंश जो है वही प्रभावी इस समय रहता है ना। जो यादवों के बारे में हम बात करते हैं ना, तो वो यादव वंश जो है यहीं पर शासन करता है। हाँ, विजयनगर साम्राज्य को जो पढ़ते हैं वो यही है। हाँ जो, हाँ उसको हम पढ़ेंगे ना, आगे आगे पढ़ेंगे उसको, वो यही विजयनगर है ना, जिसकी राजधानी हम्पी बनती है ना, वो यही वाला विजयनगर है ना। ठीक है, तो ये होयसल जो वंश है वो देवगिरी के जो यादव होते हैं है ना, उन्हीं का कुल हुआ करता था, और यही बाद में क्या करते हैं यहाँ पर रूल करते हैं, है ना। इनमें जो है एक यादव कुल
तिलक का है ना। ये एक लेखों में इनका जो नाम मिलता है वो इसी नाम से इनका उल्लेख मिलता है। किस नाम से? यादव कुल तिलक का है ना, भाई यादव के कुल के हैं, तो इस नाम से इनका लेखों में नाम मिलता है। और इसके जो चालुक्य जो नरेश हैं, सोमेश्वर तृतीय और विष्णुवर्धन है ना, तो इनसे मतलब ये क्या होते हैं, बाद में स्वतंत्र हो जाते हैं और अलग से ही क्या करने लगते हैं, शासन करने लगते हैं। और जो आधुनिक हेलीबेड है ना, ये जो है अभी वर्तमान जो आपने पढ़ा था, कौन सा, जो विजयनगर है या फिर आप कह लीजिए जो तेलंगाना वाला हिस्सा है, वहीं पर जो है जो हेलीबेड है वो वहीं है ना। आधुनिक हेलीबेड जो इसको बोला गया है ना, वहीं इन्होंने राजधानी उसको बनाया था। क्या? हाँ हाँ, स्थान का ही नाम है, पैलेस का ही है। आधुनिक में वो मतलब अभी वर्तमान में जो है ना, उस जगह को हेलीबेड नाम से जाना जाता है ना। कंफ्यूज मत होइए भाई, देखो उस समय जो नाम दिया गया है वो क्या नाम है, द्वार समुद्र उसको बोला जाता है ना। अभी वर्तमान में जो नाम से जाना जाता है उसको हेलीबेड के नाम से जाना जाता है ना। इसलिए मैंने उसको अभी वर्तमान का नाम जो है वो लिखा है ना, आधुनिक हेलीबेड। और जो अंतिम शासक होते हैं वो कौन होते हैं, वीर बल्लाल तृतीय होते हैं ना। इनके टाइम पर भी कुछ कला और स्थापत्य कला है वो विख्यात होती है, क्योंकि जो मंदिर बनते हैं इस समय, तो उन मंदिरों की जो शैली होती है वो यहाँ से जो है द्रविड़ शैली के जो हिंदू मंदिर बनते हैं, आपने देखे होंगे कि उनका जो मंदिर है वो कुछ इस टाइप से बनते जाते हैं है ना। मतलब बीच नीचे जो बिल्डिंग होगी वो क्या थे, थोड़ा चौड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं वो सिकुड़ता जाता है ना। या फिर कह लीजिए जैसे मान लीजिए ये इसका नीचे वाला हिस्सा है, अब ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, एक यूं जाएगा और ये ऊपर भी डमरू जैसी आकृति जो है उन मंदिरों की बना दे देते है ना। इस तरह के जो है उनके द्वार होते थे, व्यक्ति यहाँ होकर प्रवेश करता था है ना। और ऊपर जो है इनमें कुछ कलाकृतियाँ ये बना देते थे। अब कलाकृतियाँ भी कैसी, जैसे मान लो उनकी मानव शैली है ना, या उनके कोई देवी देवता रहे हो, या कोई हाथी वगैरह या फिर घोड़े की जो है कुछ तस्वीरें पत्थरों की जो है उसको क्या कर देते हैं वो इसमें दिखाते हैं ना। या फिर कुछ जो नर्तकियों की या फिर जो भी आपके वही नाम आते हैं एक बार में है ना, अप्सरा नहीं अप्सरा पे क्यों जाते हो आप लोग है ना, नहीं अप्सरा नहीं होती है, जो यक्ष और यक्षिणी है ना, क्योंकि अप्सरा जो है वो केवल इंद्र के ही दरबार में मिलेगी है ना। ठीक है ना। तो कुछ पौराणिक कथाएं वगैरह जो हैं उन पर इनको छपवा दिया जाता था, असुरोहिया वगैरह जो है ना। और सबसे पहले जो चबूतरा बनाकर सबसे प्रमुख जो विशेषताएं थी, क्योंकि जब भी मंदिर बनाया जाता था या तो उसकी नींव रखी जाती है ना, लेकिन पहले जो है चबूतरा बनाकर उसके ऊपर मंदिर बनाने की जो कला है वो यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, कहाँ से, होयसल वंश या फिर यादव जो है वही स्टार्ट करते हैं। काफी बड़े बड़े जो मंदिर है वो इस समय बनवाते हैं। यह आपका कर्नाटक का है होयसलेश्वर मंदिर है ना, कहाँ है ये, कर्नाटक में है ना। अब देखो ये जो मंदिर बना है ये चबूतरा है इसका है ना, क्या स्टार शेप मतलब, अच्छा आप जो बोल रहे हो पंचमुखी, नहीं ये वाला वो वाला नहीं है ये। इनकी जो कला है वो अलग अलग, जब आप मंदिरों की जो स्थापत्य कला को आप पढ़ोगे तो कुछ पंच या पंचायतन बोलते हैं, पंचायतन होते हैं। पंचायतन वो वाली नहीं है, पंचायतन में ये है कि एक मुख्य मंदिर होता है तो उसके बाद में जो है आसपास जो है 4 मंदिर होते हैं तो उसको पंचायतन मंदिर बोल दिया है ना। ये जो मंदिर होते हैं वो छोटे देवी देवताओं के होते हैं, जो मुख्य जो मूर्ति वगैरह होती है वो इसी में होती है ना, बीच में जो है गर्भगृह होता है ना। तो इस तरह से जो है पंचायतन मंदिर मिलते हैं है ना। जबकि ये पंचायतन मंदिर नहीं है, इसमें जो है ये चबूतरे पर ही इसका पूरा निर्माण होता है ना।
और कहीं ना कहीं अगर आपको देखोगे तो छोटे छोटे मंदिर हालांकि मिल जाएंगे, लेकिन ये पंचायतन मंदिर किसको बोलेंगे? जिसके 4 छोटे मंदिर पास में हो और एक मुख्य मंदिर जो है वो बड़ा हो, उसको हम पंचायतन बोलेंगे, है ना। हालांकि छोटे छोटे मंदिर यहाँ भी मिलते हैं, लेकिन पंचायतन श्रेणी में ये मंदिर नहीं है ना। कौन सा है ये? होयसलेश्वर का मंदिर, है ना। कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक के भी हासन एक जगह है ना, हासन में, है ना। आगे बढ़े। इसके अलावा ये आपका मैं बता चुका था इसको तो, है ना। जो किसने बनवाया था? दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो किसने बनवाया था? विमल शाह। कौन था विमल शाह? बताएं। नहीं रहा? भूल गए इतनी जल्दी? इसीलिए कहता हूं कम पढ़ो लेकिन उसका रिवीजन ज्यादा करो। भीम प्रथम के बारे में पढ़ा था ना हमने, है ना। भीम प्रथम का जो है सेनापति होता है, वही इसका निर्माण करवाता है ना। और किसका? ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो माउंट आबू में है ना। माउंट आबू में है और पूरा किससे बना हुआ है? संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। कल एक और मंदिर का नाम बताया था मैंने, रुद्र महाकाल का मंदिर, है ना। किसने बनवाया था? नहीं नहीं, हाँ जय सिंह ने। अब ये कहाँ शासन कर रहे थे? गुजरात में। गुजरात में ही तो कर रहे थे ना। तो गुजरात में ही, जो आप में से किसी ने पूछा था कि सर ये मंदिर कहाँ है, गुजरात में ही बना हुआ है ना। कौन सा? रुद्र महाकाल का मंदिर, है ना। इसके अलावा कुछ और डाउट थे कल के, जो कल किसी ने बताया था। हाँ, ये जो सिद्धपुर है वो गुजरात में ही है ना। किसी ने पूछा था कल कि सर सिद्धपुर कहाँ है? गुजरात में ही है ना। और सिद्धपुर एक जगह है और रुद्र महाकाल का मंदिर था, है ना। और कल कुछ डाउट और थे, मुझे ध्यान आने दो। चलिए, किसी ने पूछा हो तो आप ही बता दीजिए, है ना, क्योंकि पूछे तो आप में से ही थे किसी ने। ऐसे ही बताया जिसको अपने क्वेश्चनों के आंसर नहीं मिले। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था, किसी युद्ध से संबंधित था कि सर ये युद्ध जो है इनसे भी होता है। हाँ, आला उदल वाला था, है ना। तो आला उदल में जो है पृथ्वीराज सिंह से उनका युद्ध होता है और पृथ्वीराज को पराजित कर देते हैं। नहीं नहीं, पृथ्वीराज पराजित होते हैं। कौन? ऐसा नहीं मिलते हैं, उसमें जो वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है, वो इस तरह से मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान को वो पराजित कर देते हैं आला उदल, है ना। जो चंदेल होते हैं, चंदेलों के क्या होते हैं? ये सेनापति होते हैं आला उदल। हाँ, और आला उदल क्या करते हैं? इनका जो युद्ध होता है वो पृथ्वीराज से होता है, लेकिन पृथ्वीराज को पराजित कर देते हैं, हरा देते हैं, डिफीट कर देते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, है ना। और किसी का कोई डाउट हो? क्योंकि इसके बाद में जो है हम दक्षिण वालों पे जाएंगे, है ना। संगम वंश जो है स्टार्ट करेंगे, संगम एज। ये बताएं, वंशों को पढ़ने में दिक्कत तो नहीं हो रही, है ना। क्योंकि अगर दिक्कत हो रही हो फिर मिडाइवल पे ही जाएंगे डायरेक्ट, है ना। क्योंकि देखो क्वेश्चन तो जो है आपको मैं बता दूं, अगर कभी कभी पूछ लिया जाए तो किसी राजा के बारे में, उसकी मंदिर के कला के बारे में पूछा जा सकता है, कौन सा इसने मंदिर बनवाया है, या फिर इस संबंधी भी पूछा जाता है। क्योंकि जो क्वेश्चन के पूछने के तरीके हैं ना, आप यूपीएससी के क्वेश्चन पढ़कर देखिएगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि इनसे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं।
और ज़्यादातर जो वंश हैं उनके बारे में यही पूछा जाता है कि या तो उसकी कला के बारे में, है ना, और राजाओं के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन कोई मंदिर वगैरह अगर उसने बनाया है तो उसकी कला के बारे में या मंदिरों के बारे में पूछा गया है ना। जैसे मैंने कल आपको पढ़ाया था वाकपति मुंज, है ना, तो वाकपति जो मुंज है उसकी मुंज के बारे में उन्होंने नहीं पूछा है, उन्होंने केवल कला के बारे में पूछा है ना। अब आप मान लो पूछा तो गया है कला के बारे में, आप राजा के बारे में लिखकर आ गए हो, तो यूपीएससी पागल नहीं है जो आपको उसका नंबर देगा, है ना। फिर आप कहोगे हम लिखकर तो आए हैं, नंबर नहीं मिले, है ना। तो ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि यूपीएससी आपका जो आईक्यू है उसको देखता है कि सोचने समझने की शक्ति इसकी कितनी है। जो मैंने पूछा है मुझे उसी का आंसर चाहिए, दाएं बाएं का नहीं चाहिए, है ना। सटीक जो है आंसर वो चाहता है ना। ठीक है, फिर समाप्त करें। संगम में अगर हम बात करें तो संगम जो एज है वो लगभग जो है इसमें चोल चेर पांडे को तो हम पढ़ते ही है ना। इसके पहले भी जो पुरानी अगर आप कह दीजिए दूसरी तीसरी शताब्दी से स्टार्ट ये होती है ना, तो वहाँ से जो है इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसमें हम जो है पूरे राजा या पूरे राजवंशों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनके बारे में जानेंगे, नहीं तो फिर ऐसे इतिहास जो है बहुत लंबा खिंच जाएगा, है ना। क्योंकि जो क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं उसी तरह से हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद में जो है आपका मिडाइवल जो है शुरू होगा, और वो 712 से जो मोहम्मद बिन कासिम है उनका आक्रमण होता है, वहीं से जो है हम उसको स्टार्ट करेंगे, है ना। और उसको थोड़ा जो है, अब आपने ये स्टोरियाँ सारे राजवंश पढ़ लिए तो इसमें आपको अब दिक्कत नहीं होगी, मैं डायरेक्ट इनको बताऊंगा और आपको